कल को कहीं सच में ये एक सिस्टम ना बन जाए, लोग इसको एक्सेप्ट ना कर लें कि भाई ये फलानी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवा रही सरकार और आपको ये रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देनी, ये हम मंडी में इसकी नीलामी लगाएंगे पेपरों की, आके खरीद लो, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो नौकरी लग जाओ। मैं ऐसा रिस्क लूँगा, ठीक है, और बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे, सरकार झुक जाएगी, फिर मैं राजनीति में आ जाऊँगा, ये मैं बड़ा नेता बन जाऊँगा, तो फिर मैं तो मूर्ख हूँ, मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं कोई। शहीद स्मारक पे मान लो कि मेरी डेड बॉडी वहाँ पे रखी होती, कोई ऑपरेशन में शहीद होता तो मुख्यमंत्री सम्मान देने आ जाते। बिल्कुल। वहीं पे खड़े होकर मैंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, यानी आप ही करवा रहे हो, पेपर नीलाम हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मेरे बाल खींच के घसीटते हुए मुझे थाने में ले जाते हैं। तो देख लीजिए कितना दोगलापन है। अपराधी खुद अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि मैं अपराधी हूँ, जब तक कानून का शिकंजा उसके ऊपर ना आए। इसलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। जब तक जनता या युवा नहीं जागेंगे तो नेताओं पे प्रेशर नहीं आएगा। और रही बात सफलता की, मेरे अकेले बैठे रहने से सफलता नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे पड़ा सड़ जाऊँ, मर जाऊँ, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले भी बहुत लोग मर चुके हैं इस हिसाब से आंदोलन कर। ये कार्ड है, मेरी जेब में हमेशा साथ रखता हूँ। ये 2014 में बनवाया था मैंने। ये एम्स में ऑर्गन डोनेट है। ये एक तरफ मेरे पिताजी के सिग्नेचर हैं, एक तरफ मेरे पत्नी के सिग्नेचर हैं। मैं तो रहूँगा नहीं। बिल्कुल। तो ये था कि ये 2014 में पापा से बोला कि पापा इनकाउंटर वगैरह में कुछ हो जाए तो शरीर किसी काम आ जाए। अब फौज में तो ये काम आया नहीं, तो वहाँ तो मरने के बजाय मार के आया। बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ पे हो सकता है आंदोलन करते करते मर जाऊँ, काफ़ी धमकियाँ आती हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये कार्ड अपनी जेब में रखता हूँ, अभी भी कुछ हो जाए तो पता नहीं घर वाले उस स्थिति में हो ना हो, साथ वाले हैं तो शरीर कहीं बहुत बड़े हॉस्पिटल में, अपना जो SMS है या आसपास हॉस्पिटल में किसी काम आ जाए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसी ने कहा है कि बंदे तू हरकत कर, बरकत ऊपर वाला करता रहेगा। ऐसे ही झुंझुनू शौर्य की भूमि, झुंझुनू वीर भूमि से विकास जाखड़ लगातार सरकार के खिलाफ 7 दिनों से अनशन पर बैठा है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। गहलोत सरकार को ये अपने साफ 5 पॉइंटों पे इन्होंने कहा है कि भर्ती के अंदर जो भी धांधलियाँ होती हैं इसको लेकर एक कमेटी बनाए, उनकी जांच हो, ऐसी इनकी मांगे हैं। और हाल ही में इन्होंने आर्मी से अपना इस्तीफा दिया है। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, क्या क्या इनके खिलाफ चल रहा है और क्या क्या ये चाहते हैं सरकार से, क्यों सरकार से बगावत कर रहे हैं। सबसे पहले तो विकास जी, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। जी धन्यवाद बोल हिंदुस्तान के दर्शकों ने। जैसे कि सबसे पहला सवाल यही आता है कि फौज में थे आप, आराम से आर्मी में जॉब कर रहे थे, घर परिवार सब ठीक था, ये अचानक ये टीस कहाँ से आई कि आंदोलन करते हैं और इस मूवमेंट के लिए करते हैं कि बेरोजगारों की अगर अपन बात करें तो हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है और ये होड़ में लगा हुआ कि हम कैसे न कैसे पहले नंबर पर आ जाएं बेरोजगारी में, हालांकि दूसरे नंबर पे है। तो आपने बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाने की ये बात कहाँ से आई मन में, कैसे आपने इस्तीफा दिया? देखिए, बेरोजगारी तो बेसिकली देश की समस्या है जी। राजस्थान की कोई एक इकलौती समस्या नहीं है, पर यह है कि राजस्थान के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं नहीं दूसरे सेक्टर में। और हमारे किसान देख लो आप, खेतों में इतना पानी नहीं है और नहीं है, तो यहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में उसका भविष्य अच्छा बने, परिवार की हालत सुधरे, इसी पे फोकस रखते हैं। तो राजस्थान बेरोजगारी में एक तो दूसरे नंबर पर है जी। दूसरा भी मेरी पोस्टिंग जयपुर में ही थी। अच्छा। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा टच में, शायद मैं छत्तीसगढ़ या कश्मीर में होता तो न्यूज़ वगैरह के इतने टच में नहीं रहता। तो इन 5-6 महीनों से मैं लगातार देख रहा हूँ। जयपुर में रहो तो धरातल का भी अच्छा सा पता है कि काफ़ी दिनों से। हाँ, धरातल का पता है भाई, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जयपुर में लोगों के टच में हैं। स्टूडेंट वगैरह वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बात होती है। तो इन 6-7 महीनों में ये देखा कि जो 2021 में भर्तियाँ हो रही हैं तो दिन दिन सरकार लगाम लगाने के बजाय ऐसा लग रहा है कि सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। अच्छा। मतलब इसको एक इनकम का सोर्स बना लिया।
एक तो बेरोज़गार, ठीक है, अब उसका बैकग्राउंड देखो, एक किसान का बेटा है, मज़दूर का है, गरीब आदमी का बेटा है, 5-6 साल की उसकी उम्र से उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई शुरू करवाते हैं जी। कितना पैसा वो प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी स्कूलिंग पूरी करेगा, कॉलेज करेगा, टेक्निकल एजुकेशन लेगा, उसके बाद में मान लो किसी कोचिंग वगैरह में उसको पढ़ाया, तो 25 साल आप उसकी मिनिमम एज 25 साल की उम्र में वो रोज़गार तलाशता है, तब तक उसने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, निवेश कर दिए अपने कैरियर के लिए, साथ में कितना समय हो गया। अब वो आदमी बचपन से एक सपना पाले बैठा है, मेहनत कर रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और जब वो पेपर देता है तो उसे पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, कोई बेईमान आदमी ने किसी दूसरे बेईमान आदमी को पेपर बेच दिया, वो बेईमान आदमी सिस्टम में आ गया, प्रशासन में आ गया, तो कितनी मतलब उसको उसका खून खोलता नहीं होगा। बिल्कुल। और ये कोई एक आधा केस हो तो भी हमारा खून खोलना चाहिए, एक केस हो तो भी, ये तो हज़ारों में हो गया, ये तो हज़ारों में हो गया। तो बात सही और गलत की है, मतलब आत्मसम्मान की बात है, एक ज़मीर की बात है, तो क्या लोगों का ज़मीर मर चुका है? तो इस चीज़ को मैं, ये 3-4 जो एग्ज़ाम हुई थी लास्ट ईयर। तो ये आप जमीर की बात कर रहे हैं, तो अभी आप जयपुर पोस्टिंग हुआ है या पहले से कितने दिनों से थी जयपुर पोस्टिंग आपकी? मैं 3 साल हो गए। अच्छा। और मैं वहाँ झारखंड में था, तो शौर्य चक्र मिला था, उसके बाद उसकी भी बात करेंगे। जैसे कोई भी सरकार आती है उसमें हर बार मुद्दा होता है किसानी का, बेरोजगार का, ये उनके पंपलेट में होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे होते हैं, लेकिन जब जब सरकार बन जाती है उसके बाद में इन चीज़ों को वो भूल जाते हैं। हर सरकार में पेपर आउट होते हैं, हर सरकार में नई वैकेंसी आती है, फिर पेपर आउट होता है, फिर भ्रष्टाचार होता है, कोई अधिकारी उसमें आता है, 2 को अंदर कर दिया, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अचानक आपको अभी कैसे लगा कि भाई मुझे आवाज़ उठानी चाहिए इसको लेकर? देखिए, एग्ज़ाम हम भी देते थे, उस समय भी छोटी मोटी घटनाएं होती थी। जी बिल्कुल। है ना, ये कभी ख़त्म तो मैंने कभी नहीं सुना कि ख़त्म बिल्कुल 0% तो हुई नहीं। हाँ। पर अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। अभी लेवल बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ रहा है कि कल को कहीं सच में ही एक सिस्टम ना बन जाए, लोग इसको एक्सेप्ट ना कर लें कि भाई ये फ़लानी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवा रही सरकार और आपको ये रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देनी, ये हम मंडी में इसकी नीलामी लगाएंगे पेपरों की, आके खरीद लो, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो नौकरी लग जाओ। ये होने वाला है। राजस्थान का जो एक होता है ना, किसी भी स्टेट का एक मुख्य व्यवसाय होता है जी। तो ये नकल माफिया है, राजस्थान का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा, मतलब आप एक घटना होती है वो दिन दिन इतनी बढ़ जाती है, वो आपको ट्रिगर कर जाती है। बिल्कुल। तो ये मुझे इस टाइम ट्रिगर कर गई कि ये जो बेरोजगार बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं और इतने पीड़ित हैं कि पूरा भविष्य उनका दांव पे लगा है। एक देखता है कि अभी रीट की बात कर लें, किसी ने 2 साल 3 साल मेहनत की, पहले तो रीट इतनी देरी से हुई, फिर उसने मेहनत की, फिर पता चला कोई भजन लाल आया और उसने पेपर आउट करवा दिया। अब वो तो शायद गया, उसका सपना तो हो गया, इसी की वजह से शायद ये टीस मन में आई होगी। हाँ, रीट और कई एग्ज़ाम है, और रीट कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं। लोग ये सोच रहे हैं इस मोमेंट में कि रीट के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आपकी मांगे क्या है बेसिकली, कौन सी एग्जाम, ये सारी भर्तियों के लिए हैं या फिर जो अभी आउट? हम तो मुख्य मांग तो हमारी ये है कि सरकार, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सरकार चाहे कोई भी रहे, स्टूडेंट क्यों किसी मंत्री के पीछे पीछे घूमे उसकी पूंछ पकड़ के? सही बात है ना, क्यों पैसे भाई कि मैं 15-20 लाख मेरे पास होंगे तो ही नौकरी लगूंगा, ये उसके मन में क्यों आया ऐसा? बिल्कुल। तो ऐसी कमेटी बने जो पूरे सिस्टम को सुधार दे, बिल्कुल जायज है ना। तो हम पहली मांग ये कर रहे हैं, किसी ईमानदार, चाहे वो रिटायर्ड जस्टिस हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हों, वो हों, उस कमेटी के अध्यक्ष हों, या कोई बहुत बड़ी डिग्निटरी हो, ईमानदार जो हैं जी, उनके अंडर काफ़ी सदस्य, आरपीएससी, यूपीएससी के सदस्य हों, जो भी अनुभवी जो एनजीओज़ हों, जो एजुकेशन से जुड़े हों, स्टूडेंट्स से ग्रुप हों, वो बैठ के बात करें कि कहाँ खामियां कहाँ हैं, उन खामियों पे बात करें, फिर एक रिपोर्ट बनाए, उस रिपोर्ट को सरकार सख्ताई से लागू करवाए, फिर चाहे कोई मंत्री बने, चाहे कोई सरकार रहे, इसको बहुत कम हो जाएगा करने का। बिल्कुल। तो इसमें स्टूडेंट कब तक रोड पे उतर के आंदोलन करता रहेगा? हर एग्जाम के बाद हाँ, हर एग्ज़ाम के बाद पेपर आउट होते हैं, फिर एक एग्ज़ाम के बाद पेपर आउट हुए, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट इकट्ठा हुआ, सरकार ने फिर कोई छोटी सी वैकेंसी निकाल दी, उनको पता है वैकेंसी निकालते बच्चे उसमें लग जाएंगे, आंदोलन कैसे तोड़ते हैं लोग। तो इस चीज़ को कभी तो जाके इसका एंड तो होना चाहिए ना, कि एंड लाइन होनी चाहिए कि यहाँ जाके ख़त्म होगी। तो मोटी मांग तो हमारी कमेटी की है। साथ में जो है, सज़ा इतनी कड़ी कर दो आप, 10 साल से ऊपर जो भी नकल माफिया हैं, चाहे कितना बड़ा हो,
10 साल से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। उसके बाद में उसकी जो चल अचल संपत्ति उसको जब्त कर लिया जाए, किसी संस्थान में नकल होती हुई पकड़ी जाए उस संस्थान को आप सीज कर दीजिए, संपत्ति उसको जब्त कर लीजिए। गैर सरकारी सरकारी जो भी एजेंसीज़ वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं आप उनकी मान्यता रद्द कर दीजिए। साथ में आप उनको वही नकल माफिया के खिलाफ जो केस चलता है वो केस चलाइए। ये सख्त यदि कानून सरकार ले आती है तो ये 90% तो वैसे रुक जाएगा, पर सरकार करना ही नहीं चाहती, मंशा ही नहीं उसकी, पता नहीं क्यों नहीं। क्या मतलब आपका मुख्य ध्येय ये है कि ये जो अभी एग्जाम वो आउट हुआ, कई पेपर आउट हुए हैं, उनकी बजाय कि ये ऐसा नियम बने कि भविष्य में तो शायद कोई ऐसा काम नहीं हो कि कोई पेपर एग्जाम आए फिर पता चले कि इसके लड़के भी आ गए रस्ते पे, दोबारा पेपर आउट हो गए, ऐसा है। हाँ, ये सिस्टम ये दो मैंने बताया आपकी, ये मांग इसलिए है कि भविष्य में ना हो। पर ये जो 4 एग्ज़ाम हुई ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये युवाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है, उनके ज़मीर की लड़ाई है। क्योंकि एक नीट की एग्ज़ाम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, सन मुझे याद नहीं था, लगभग 2015 के आसपास रोहतक में पेपर आउट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वो था आदेश था, उनका निर्णय था कि यदि एक बच्चा भी बेईमानी से, एक स्टूडेंट भी बेईमानी से यदि नौकरी लगता है या किसी भी सिस्टम में घुसता है तो उसके साथ धोखा होगा जो दिन रात मेहनत करता है, बिल्कुल, जो ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहा है। तो उस पूरे जो पेपर है उसको उन्होंने आउट किया था, उस एग्ज़ाम को उन्होंने कैंसिल करवाया था। यहाँ तो एक केस नहीं है, यहाँ तो हज़ारों हैं। तो ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। यदि ये लोग, सरकार तो अभी जैसे कि हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ था, प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की भी सबसे बड़ी व्यवस्था के तौर पे भी अगर हम देखें तो रीट की परीक्षा थी, शायद 25-26 लाख लोग उसमें आए थे, बच्चे बैठे थे, और फिर वो पेपर आउट हो जाता है। सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर आउट हुआ था। सरकार इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं जी। अपराधी खुद अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि मैं अपराधी हूँ जब तक कानून का शिकंजा उसके ऊपर ना आए। इसलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। ये जो एसओजी की जो इन्होंने छेड़ रखी है, एसओजी जो सही में आरोपी है वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचेगी क्योंकि इन्हीं की बनाई एसओजी पूरे दबाव में है। 4-4, 5-5 महीने बाद में ये वो भजन लाल इनको पकड़ते हैं। भजन लाल मुख्य आरोपी कहीं से लगता है, मास्टरमाइंड मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आता वो मास्टरमाइंड। वो 40 लाख में पेपर उसने लिए कहाँ से उसने पेपर? सही। ये कड़ी जानी चाहिए ना आगे तक। तो ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं जाएगी। सीबीआई इंक्वायरी होगी तो एक दहशत होगा। जो नकल माफिया हैं, जो गली गली में घूम रहे हैं, उनके दिल में बहुत लंबे समय तक दहशत रहेगी कि ऐसा काम करेंगे तो फिर लंबे जाओगे। इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं साथ में सीबीआई जांच की मांग। जी। अभी आप 6 दिन से 7वां दिन है शायद आपका, 2 दिन से शायद आज अस्पताल में आ गए हैं। तीसरा दिन है अस्पताल में या दूसरा दिन आज? तीसरा दिन है। उससे पहले आप गांव में अनशन कर रहे थे। तो बात पूरे राजस्थान की आप कर रहे हो, गांव को कैसे चुना आपने? गांव को ऐसे चुना, ये जयपुर में 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही आह्वान किया था कि जो अब मुख्य हम मांगे हमारी है वही हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमारी मांगे, मेरी मांगे नहीं है, बच्चों की मांगे हैं, युवाओं की मांगे हैं, बेरोज़गारों की मांगे हैं, आप मान लीजिए। नहीं मानते हैं तो हम 6 तारीख को शहीद स्मारक पे धरना देंगे। तो शहीद स्मारक पे धरने का हमने आह्वान किया था। 6 तारीख को शहीद स्मारक पर धरना दिया। पहले तो हमको परमिशन नहीं मिली उस गाइडलाइन की मुताबिक 100 आदमी की तब तक कोरोना को लेकर। नहीं, हाँ, कोरोना भी एक अजीब सी बीमारी है, आंदोलन के लिए 5 तारीख तक 100 व्यक्तियों की अनुमति मिल रही थी। जानबूझ के उन्होंने अनुमति नहीं दी। फिर रात को उन्होंने धारा 144 लगा दी जिस दिन हम ये करने वाले थे, धरना देने वाले थे। सुबह 9 बजे से बच्चे आना स्टार्ट हुए तो उनको पुलिस वालों ने मार मूर के भगा दिया। कई लोग चले गए, कई लोग इधर उधर थोड़ा सा छुप गए अपना डर के। जब मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँचा तो निकल के आए बच्चे, निकल के आए, उनके साथ बातचीत की कि भाई ये बोल रहे हैं धारा 144 लग गई, आगे क्या रणनीति है, क्या करते हैं, क्या करना है। हम बात ही कर रहे थे और बच्चों इकट्ठे जब हो रहे थे, 100-150 ऐसे इकट्ठा हो रहे थे, तो मैं उनसे बोल रहा था कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े हो जाओ ताकि हमारे ऊपर ये आरोप ना लगा दें कि आप धारा 144 तोड़ रहे हो या कोविड फैला रहे हो। और वहाँ मांग पत्र भी हमने जो मुख्यमंत्री
जी के नाम पे एक मांग पत्र था, तो ये बोले कि आप हमारे साथ चलो, सेक्रेटरीट हम आपको मिला देते हैं, एक डेलीगेशन बना लीजिए। हमने मना कर दिया कि बहुत डेलीगेशन गए, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब आप बात करनी है तो हमारे तो मांगे भी जायज़ हैं, सही बात। आप भेज दीजिए किसी नुमाइंदे को, सरकार के नुमाइंदे को यहाँ भेजना है। तो मांग पत्र हमने दे दिया जो पुलिस के सीनियर अधिकारी थे। उसके बाद में लगभग 12:30 बजे, कई बार उससे पहले काफ़ी बार इन्होंने धमकियाँ दी कि यहाँ से चले जाइए, भगा देंगे हमको, ये वो करके नहीं गए। मैं था तो बच्चे भी साथ में थे। 12:30 बजे इनका एक दल आता है, काफ़ी जाब्ता था, सैकड़ों की संख्या में पुलिस थे, दमकल गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे, वाटर कैनन वगैरह वगैरह। डीसीपी साहब थे, तो वो बच्चों की तरफ लपके, पकड़ के उनको बोले उठाओ इनको। तो मैं बीच में आके उनका बीच बचाव करके, इनको क्यों ले जा रहे हो, मासूम बच्चों को। वो देखा था वीडियो हमने। हाँ, तो फिर मेरे भी कॉलर पकड़ के बोले हाँ इसको भी ले जाओ, इसको भी। तो मुझे भी घींचते हुए वो बस के अंदर ले गए। बस के अंदर ले जाके बच्चे थे 13, उनको पेट में लाते गिरा के मारना, थप्पड़ मारना, मुक्के मारना, मेरे बाल खींच लिए। तो ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार वहाँ पे किया, जैसे हम कोई है ना टेररिस्ट हों। तो आंदोलन को पूरा तरह ये था कि उनका ये चिंगारी कहीं आके तो कहीं फैल ना जाए, लोग अवेयर ना हो जाएं, उसको वहीं दबा दें। पर वो मीडिया में किसी मीडिया कर्मी ने उसको कवर कर लिया और वो वायरल हो गया। वहाँ फिर थाने में ले जाके हमको फर्स्ट पे बैठा दिया। फर्स्ट पे बैठा के हमारे मोबाइल तुरंत बस में छीन लिए गए। वहाँ पे फिर धारा 151 में पाबंद कर दिया, कई लोगों के खिलाफ कोविड का केस कर दिया। वहाँ भी ये धमकियाँ थी कि आप किसके सामने टकरा रहे हो, सरकार तो पहाड़ है, इतनी बड़ी मशीनरी इसके पास में, ख़त्म हो जाओगे तुम, मान जाओ, ये है वो है। बच्चों को बोला तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हैं, तुम काहे की आंदोलन कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हो अब केस लगा देंगे यहीं पे खड़े खड़े तुम्हारे, तो तुम जिंदगी भर करते रहना आंदोलन। एक बात और यहाँ से मुझे ध्यान में आई कि आपने इस्तीफा दिया था, उससे पहले आप बच्चों से मिल लिए थे या पहले से तय कर लिया था कि मुझे इस्तीफा देना है और ये मांगे रखनी है सरकार के सामने, नहीं मानती है तो मैं इनके खिलाफ आंदोलन करूँगा? नहीं, पहले तो बच्चों से इस हिसाब से मिला था, बच्चे मिलते थे, गांव के बच्चे मिलते थे, झुन्नू के बच्चे और पढ़ने वाले आसपास के इलाकों के, उनसे बात होती थी यार किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे मकान में भी जो नीचे गार्ड रहता था वो भी एग्ज़ाम वगैरह देता था। अच्छा। तो बोले सर काय की तैयारी करें, बोले इतनी नकल होती है, ये करते, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से पैसा लाए, कैसे क्या करे, 3-3 साल से जयपुर में बैठे हैं, मकान का, रहने का, खाने पीने का खर्चा लग रहा है इतना। उस हिसाब से बात हुई थी। अच्छा, वहाँ से डिसीजन लिया? डिसीजन आपने खुद ने लिया या फिर परिवार को एक बार बताया कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ? क्योंकि उसके बाद में आया कि आपकी वाइफ ने भी कहा कि वो भी चले नौकरी छोड़ देंगे। माइंड मेकअप मेरा ही था। अच्छा। फिर पत्नी से चर्चा करी, मम्मी पापा को बताया। शुरू में एग्री नहीं हुए कि इतनी बड़ी जॉब है, तो सैलरी 1,35,000 और सबसे बड़ी बात है कि शौर्य विजेता, चक्र विजेता है, जो झुंझुनू का मान सम्मान है। और झुंझुनू की इस धरती से ऐसा कोई कि अभी तो शायद आपको 9 साल हुई थी। हाँ, 10 साल भी नहीं हुई है। तो आपने वो कुछ 9वां साल भी अभी रनिंग ही है, मार्च में कंप्लीट होगा। उसके लिए वो ट्रेनिंग वाले पैसे भी वापस दे के आने पड़ते जमा करा। 10 साल से पहले सर्विस आप छोड़ते हो तो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, वो आपको पेड करना पड़ता है, वो कुछ कम होता रहता है हर साल। तो 4,25,153 रुपये मैंने पेड किए, तो परिवार को शामिल किया। आंदोलन करने आते हैं कोई, अपन देखें किसी भी आंदोलन में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चेहरा बनूं, कल को लोग मुझे जाने, फिर कोई राजनीति में अपना देखता है कि मैं राजनीति करूं आगे। आपने तो अभी तक बहुत कुछ खो दिया, मतलब खोने का मतलब आपने 4 लाख रुपए जमा करके आए हैं, नौकरी छोड़ दिया आपने, शौर्य चक्र विजेता हो, फिर भी ये सरकार मान नहीं रही है। कहाँ कमी लगती है? आपके यहाँ के नेता नहीं बोल रहे हैं? कोई नेता आया है झुंझुनू जिले का आपसे मिलने के लिए, एमएलए या एमपी किसी? नेता तो आए हैं, सभी पार्टियों के आए हैं लगभग। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, पर वो मेरे से एक उस हिसाब से आए हैं, बाकी आंदोलन के साथ जुड़ने के उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में जाएंगे, मामला उठाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे? किसी ने नहीं कहा और नेता कहेंगे भी नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक जनता या युवा नहीं जागेंगे तो नेताओं पे प्रेशर नहीं आएगा। और रही बात सफलता की, मेरे अकेले बैठे रहने से सफलता नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे पड़ा सड़ जाऊँ मर जाऊँ, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले भी बहुत लोग मर चुके हैं इस हिसाब से आंदोलन करके। नहीं, यही बात मैं जब सोच रहा था आपसे बात करने से पहले कि झुंझुनू जिले में अपन आते हैं तो लगभग यहाँ 500 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं। ज़्यादा शहीद हो गए हैं, करेक्ट आंकड़ा नहीं पता। लेकिन जब भी कोई शहीद होता है तो झुंझुनू की 7 विधानसभाओं से बड़े बड़े नेता, एमपी आता है, एमएलए आते हैं विधानसभाओं से, और वो आके वहाँ मालाएं चढ़ाते हैं, फोटो खिंचाते हैं।
कई तो लोग मुझे भी कहते हैं जब हम कवर करने जाते हैं कि हमारी फ़ोटो खींच लेना, अच्छे से आ जाए। तो वो लोग वहाँ जाकर उस शहीद का मान सम्मान करते हैं, और एक जीता जागता उदाहरण उनके सामने सूर्य चक्र विजेता बैठा है कि वो शहीद नहीं होकर आया, लेकिन ये मुद्दों के साथ बैठा है, और उसकी बात विधानसभा तक नहीं पहुँचा रहे हैं। वो उनके खिलाफ है ना, जो चीज़ खुद के खिलाफ होगी वो क्यों बोलेगा कोई। मैं शहीद स्मारक पे मान लो ऑपरेशन में कहीं शहीद होके मेरी डेड बॉडी रहती तो आपका एक ऑपरेशन हुआ भी था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं शहीद स्मारक पे मान लो कि मेरी डेड बॉडी वहाँ पे रखी होती, कोई ऑपरेशन में शहीद होता तो मुख्यमंत्री सम्मान देने आ जाते। बिल्कुल। वहीं पे खड़े होके मैंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, कुछ मांगे रखी, चैलेंज ये अभी आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, यानी आप ही करवा रहे हो, पेपर नीलाम हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मेरे बाल खींच के घसीटते हुए मुझे थाने में ले जाते हैं। तो देख लीजिए कितना दोगलापन है, दोहरा चरित्र है। बिल्कुल, ये तो शहीद का अपमान। हाँ, तो फोटो देखो, सिंपैथी दिखाना और एक रियल में मेरा सम्मान करो मत करो यार, मेरे सम्मान की क्या जरूरत है। मैं तो, मेरी कोई पर्सनल मांग भी नहीं है कोई, मुझे जॉब लगना नहीं, मैं तो जॉब छोड़ा है। बच्चों की जायज़ मांगे हैं, उसके लिए हमने मांगे रखी थी। बिल्कुल। तो नेता जब तक स्टूडेंट, युवा, बेरोज़गार नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, बाहर निकल के एक साथ आह्वान नहीं करेंगे, तब तक नेता नहीं बोलेंगे। आप जहाँ बोल अभी क्या लगता है, जब आपने ये डिसीजन लिया था कि मैं छोड़ के आया हूँ नौकरी, तो किसान युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, अनशन करूंगा, क्या आपको लगता नहीं कि आपने जल्दबाजी कर दी कहीं अनशन करने में? पहले आपको पूरे राजस्थान में लोगों से मिलना चाहिए था, वहाँ के लोगों से, बच्चों से बात करनी चाहिए थी कि हमें मूवमेंट ऐसा करना है। जल्दबाजी है या फिर? मैं लेता ही नहीं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये रीट के एग्ज़ाम को मैं बड़े गौर से देख रहा था। SI के एग्ज़ाम को तो मैंने इतना वो नहीं किया, परस्यू नहीं किया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो था कि पेपर आउट हुए हैं, उससे पहले भी था पेपर आउट हो रहे हैं लगातार। रीट के एग्ज़ाम में बच्चों ने भी आंदोलन किए, हाँ कर रहे हैं, और मीडिया में भी काफ़ी आया, पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि पेपर इतने बड़े लेवल पर आउट जा रहे हैं, विधायकों के घर पे जा रहे हैं, आउट हुए हैं। और मुझे लगा कि सरकार मान जाएगी, भाई इतने सबूत आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, सब कुछ प्रेशर में आएगी, मान जाएगी, चीज़ें तो हुई हैं। पर सरकार मान ही नहीं रही, बोल रही नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कि नहीं हुआ ही नहीं है, जो बोलता है CBI इंक्वायरी करो, उसको जेल में डाल दो। बिल्कुल। मैं यार ये तो हद हो गई। और ये लोग जो है, अच्छा शिक्षक का पद ऐसा है कि भाई आप, मैं, जो भी बैठे हैं यहाँ पे, वो शिक्षक, सबको शिक्षक ने पढ़ा है। बिल्कुल। तो मुझे तो आज भी, मैं 12th क्लास, मेरे क्लासमेट भी बैठे हैं, सारे जो मेरे गुरुजन, उनके नाम याद है मेरे को। बिल्कुल। जो हाई सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 12वीं क्लास। भविष्य, बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए तो आप प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है, रीट के एग्जाम देगा, वो 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएगा। वो क्या पढ़ाएगा? ये फाउंडेशन है, नींव है। नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो उस पर इमारत क्या खड़ी करोगे आप? इस पे कोई विचार ही नहीं करा। लोग जिद ये कर रहे हैं कि मेरा हक था, मैं पेपर देता, मैंने तैयारी करी थी, मुझे नौकरी लगना था, उसका मेरा हिस्सा कोई दूसरा बेईमान मार गया, इस पे बात हो रही है। ये नहीं देख रहा कि एक बेईमान आदमी नौकरी लग जाएगा, वो अपने जीवन भर की नौकरी में कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा, पूरे सिस्टम को सड़ा देगा। बिल्कुल। तो उस चीज़ ने ज़्यादा हाथ किया। मैं शायद नहीं छोड़ के आता, ये थी ना, ये रीट के एग्ज़ाम यदि CBI इंक्वायरी करवा देते, मैं नहीं छोड़ के आता। फिर पता चला अंदर जब बच्चों से मिला मैं जाके, बोले सर इसकी भी, इसमें भी इतनी धान लिया। बच्चों ने FIR की कॉपी दिखाई, COG जो जांच चल रही है, बोले ये जांच को पेंडिंग कर रखा है, ना आरोपी को पकड़ रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं। तो लगा कि भाई ये तो इसकी भी आउट हुई, इसकी भी आउट हुई, इसकी भी आउट हुई। फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट लेटर जो मैंने CM को लिखा था, उसमें केवल रीट एग्ज़ाम की CBI इंक्वायरी की मैंने मांग की थी। पर मैं बाहर जब बच्चों से मिला तब असलियत मुझे पता चली। हाँ, हम भी शहीद स्मारक गए थे रीट के विद्यार्थियों से बात करने, तो फिर 4-5 वाले और आ गए कि हमारे साथ इस भर्ती में ऐसे हुआ है, 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है, 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, ऐसा। एक सवाल और है मन में कि क्या विकास जाखड़ अब राजनीति करना चाहता है युवाओं के नाम पे, बेरोजगारों के नाम पे? ऐसा कोई मन में थॉट लेके तो अनशन पे नहीं बैठा है कि भाई अगर सरकार मान लेती है तो एक चेहरा बन जाएंगे, फिर यहाँ राजनीति करेंगे? क्योंकि ऐसे जब भी आप कुछ भी बातें आती हैं आपकी, तो वहाँ नीचे कमेंट लोगों की यही आती हैं, कई लोगों की। देखो, ये तो मैं, कोई भी मेरे जगह दूसरा होता तो भी लोग बात करते हैं, हाँ बात करते, ठीक है। पर एक चीज़ बताइए, आप कितना, मतलब इतना प्लानिंग की नौकरी, जो मेरी 24 साल की नौकरी बची हुई थी, प्रमोशन होते आगे मैं DIG IS तक पहुंचता, ठीक है, बढ़िया, मेरी फैमिली सेट थी, वाइफ भी जॉब में है, मैं ऐसा रिस्क लूँगा, ठीक है, और बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे, सरकार झुक जाएगी, फिर मैं राजनीति में आ जाऊँगा, ये मैं बड़ा नेता बन जाऊँगा,
तो फिर मैं तो मूर्ख हूँ, मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं कोई। ब्लाइंड हाँ, प्लान कोई आधार होना चाहिए ना किसी चीज़ का। अब जैसे जैसे मान लो लोग जुड़ेंगे तो लोग और ज़्यादा आरोप लगाएंगे। जी जब स्टार्टिंग में आया तो ठीक था, हाँ ठीक है, अब लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे, बच्चे बोले हाँ यार ये आदमी सही अपनी मांग रख रहा है, अपन एक इसके साथ चलते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं। बेरोजगार होते हैं वो बड़े वैसे तो हिंदुस्तान भावुकताओं का देश है, जल्दी भावुक हो जाता है हर मुद्दे के पीछे। आप किसान आंदोलन को देख सकते हैं कि उसके पीछे लाखों लोग चले गए थे। बेरोजगारों के जयपुर में हर महीने लगभग आंदोलन होते हैं, हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर वो ठगा सा तब महसूस करते हैं जब अंदर जाकर कोई सेटिंग हो जाती है। तो कहीं यहाँ आपके साथ वो लोग जुड़ जाएं और अपने को ठगा सा महसूस नहीं कर लें, ये इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। नहीं, मैं तो देखो अंदर किसी आदमी घुस के तो पता नहीं चलता कैसा क्या है जी, ठीक है, मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ, हाँ। दूसरों की तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। और बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे थोड़े से, एक तो सरकार भय दिखाती है उसको पुलिस का, जी झूठे मुकदमों का, बिल्कुल। ठीक है, बेटी हैं बहनें हैं वो बाहर निकल नहीं सकती घर से, कुछ मजबूरियां हैं, माँ बाप का प्रेशर रहता है, तो संख्या थोड़ी सी कम रहती। तो हम लोग बात करते थे कि एक स्टूडेंट यदि ग्राउंड में आकर आंदोलन में शामिल है तो एक नहीं वो 10 है, ठीक है, इतनी हिम्मत करके वो आया है। दूसरा ये, जब वो थोड़े बहुत संगठित होकर आंदोलन करते हैं, सरकार उनमें फूट डाल देती है। फूट कैसे डालती है, अपने किसी आदमी को वहाँ पे हाँ, राजस्थान में बेरोजगारों के साथ ऐसा ही हो रहा है लगभग। अपने किसी आदमी को वहाँ पे भेज के जो मांग है उसको डाइवर्ट करवा देती है कि आप ये आंदोलन है तो ये सीबीआई इंक्वायरी की मान डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं बच्चे, तो ऐसे एक नई मांग खड़ी करवा दो उसके अंदर। फिर बच्चों में कोर्ट केस होता है, उसमें बच्चे आपस में बढ़ जाते हैं, इस डिग्री की ये मांगे हैं, इस डिप्लोमा वालों की ये मांगे हैं, तो जो एक संगठित होकर जो आंदोलन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरा वो है कि बच्चे, जब सरकार को लगता है कि हाँ अब संगठित हो गए बच्चे, अब तो झुकना पड़ेगा, प्रेशर आ गया, तो एक छोटी सी वैकेंसी निकाल देती है 4 महीने 3 महीने की उसकी। हाँ, रीट के पदों को बढ़ाने की मांग चल रही थी बच्चों की, सरकार ने कह दिया कि नहीं रीट के पद तो ये रीट के जो पद वाले जो बात आती है ना, कई बार लोग बोलते हैं मैं रीट के जो 50,000 की डिमांड है उसके खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ 1 लाख हो रीट के पद, पर सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। हाँ, सीबीआई इंक्वायरी करवा के आप 1 लाख कर दो, क्योंकि ये फिर आपका, वरना उस 30,000 में भी किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो वो भी गलत बात है। भाई आप पहले तो आप सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, है ना, फिर वो नहीं हुआ तो फिर आप बोले नहीं वो चलो नहीं सीबीआई इंक्वायरी छोड़ो आप, है ना, आप ये पद बढ़ा दो। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो बेईमानी है वो सही है, बेईमानी है वो जायज़ है। लड़ाई तो आपकी बेईमानी के खिलाफ ही। हाँ, तो सरकार मांग ले 50,000 की मांग मान ले, शर्त ये है सीबीआई इंक्वायरी हो उसकी। अच्छा, अगर सरकार, अभी तक आप 7 दिन से बैठे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो आगे की क्या रणनीति होगी विकास जाखड़ के आंदोलन की? रणनीति ये होगी, अभी हमने हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे बात की है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, बहुत बड़ा एक उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। तो ये लड़ाई हम लेके भी जयपुर शहर से गांव ढाणी तक लेके आए थे। इस लड़ाई को गांव में ही मैंने धरना, अभी ये आमरण अनशन शुरू किया था। तो बच्चे अब काफ़ी जुड़ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पर्सनली भी आके मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सर हम कुछ करना चाहते हैं। अब सरकार ने कोविड लगा रखा है, कोविड को ये ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कोविड सरकार के लिए नहीं होता है, आंदोलन के लिए ही होता है। ये आंदोलन होता है तब कोविड आ जाता है, सरकार की कोई रैलियाँ होती हैं, कुछ और होता है तो कोविड एकदम शांत हो जाता है। आज जैसे कि रविवार, आज कोविड है, कल सोमवार हो जाएगा, कोविड नहीं रहेगा। ये है। और क्या है कि 6 महीने खूब दबा के भ्रष्टाचार करो, खूब पैसे खाओ, पेपर नीलाम करो, फिर कोरोना, और जब एक आक्रोश पैदा हो, कहीं आंदोलन खड़े हों, तो कोरोना गाइडलाइन लगा दो, 50-60 इकट्ठा उनको जेल में डाल दो। सही है। तो यही हो रहा अभी। तो इसीलिए कि जयपुर में आपने धारा 144 लगा दी, आप झुन्नू में लगा सकते हो। जब मैं बैठूंगा उस दिन लगा दोगे, मुझे पता है। आप गांव में लगाओ, मेरा गांव छोटा सा गांव है, शायद झुन्नू में 2-3 गांव ही हैं, जितनी आबादी मेरे जितने गांव में होगी। वहाँ पे आपको जो कोविड गाइडलाइन लाओगे, आप धारा 144 लगाओगे तो आपको पूरे राजस्थान में लगानी पड़ेगी। सही है ना। वो भी लगा दोगे तो अकेला बैठ जाऊँगा, सही, अपने घर में बैठ जाऊँगा अनशन पे। और गाँव में एक पर्पज़ ये था कि जो लड़ाई है वो, शहर में तो लोग अवेयर होते हैं, सब पता रहता है, लोग टच में रहते हैं, गाँव में भी, गाँव से लोग जुड़े हैं उसमें। अब हम इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमने ये एक अपना सबसे मिल के बात करके, हमारा प्लान ये है कि राजस्थान के हर गांव में बच्चे हैं, युवा हैं,
जी। बेरोज़गार हैं, और बच्चे युवा ही नहीं, उनके माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो भी एक धरना दें, धरना दें। और मुख्य मांगे यही हम जो सांकेतिक धरना या फिर आपकी तरह वो भी अनशन पर बैठ जाएं? नहीं, 26 तारीख को हम अभी सांकेतिक धरने का आह्वान करेंगे, ठीक है ना। सांकेतिक धरना हो, पूरे राजस्थान में हो, हर गांव में हो, हर ढाणी में हो, शहर में हो, और 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, इकट्ठे होकर अपना एक छोटा सा बैनर बनाएं। उसमें जो मुख्य हमारी मांगे हैं, कमेटी और जो कड़ा कानून, और तीसरे 4 जो परीक्षाएं हैं उनकी जांच, उनकी सीबीआई इंक्वायरी, इसकी डिमांड करके, और वो नारे लगाएं, जो भी ज्ञापन है वो ज्ञापन दें। ज्ञापन देने के साथ में जो वीडियो बनाए, वीडियो मेरे मोबाइल पे सेंड करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि बच्चों तक बात पहुंचे कि राजस्थान का युवा जाग चुका है, अब सरकार से दबने वाला नहीं है। शासन तक भी ये बात पहुंच जाए कि अब गांव-गांव तक हो गया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले गांव संग अभियान चला था प्रशासन का, तो उनको भी पता है कि गांव में क्या क्या हो रहा है। तो ये हम 26 तारीख को हमने ये आह्वान किया है, और उसके साथ में एक होता है कि एक इकलौता एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के साथ हम जुड़ जाएंगे। फिर आगे जो हमारी जो ये आंदोलन है, इसको किस दिशा में ले जाना है, वो हम उसके बाद तय करेंगे 26 तारीख के बाद। विकास जी, ये तो आपने बताया कि आंदोलन इस दिशा में होगा। 26 तारीख को आपका सांकेतिक प्रदर्शन गांव में बेरोजगार करेंगे, युवा यूथ करेगा, लेकिन फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है, फिर आप अलग रणनीति के साथ काम करेंगे। क्या लगता है कि ये जो 26 तारीख को जो आप करने जा रहे हो, इससे सरकार को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आगे तक आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप अनशन पे बैठे हो, आपका स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा अहम जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसका भी ध्यान रखें। और 7 दिन आपको अनशन हो गए हैं, फिर 26 तारीख आएंगी, फिर आगे ये तो थोड़ा सा। मैं तो अनशन पे बैठा हूँ, 7वां दिन है, हो चुका है 7वां दिन। और रही बात सरकार सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, डेमोक्रेसी है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनने इसका मतलब ये मान लेना डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाह सरकार है। बिल्कुल साफ साफ मैं ये कहता हूँ। रही बात मैं स्वस्थ हूँ ना हूँ, आगे क्या होगा, ये कार्ड है मेरी जेब में, हमेशा साथ रखता हूँ। ये 2014 में बनवाया था मैंने। ये एम्स में ऑर्गन डोनेट है, मतलब आदमी जब मर जाता है, दान करने के लिए। हाँ, आदमी जब मर जाता है तो कहते हैं कि वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, और 40 लोगों के काम में आ सकता है उसका शरीर जो है। बिल्कुल। ये एक तरफ मेरे पिताजी के सिग्नेचर हैं, एक तरफ मेरे पत्नी के सिग्नेचर हैं, मैं तो रहूँगा नहीं। बिल्कुल। तो ये था कि ये 2014 में पापा से बोला कि पापा इनकाउंटर वगैरह में कुछ हो जाए तो शरीर किसी काम आ जाए। बिल्कुल। अब फौज में तो ये काम आया नहीं, वहाँ तो मरने के बजाय मार के आया। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे हो सकता है आंदोलन करते करते मर जाऊँ, काफ़ी धमकियाँ आती हैं। अच्छा, आपको धमकियाँ भी आती हैं कि ये धमकी तो है कि आप चट्टान से, आप पहाड़ से टकरा रहे हो, रात से टकरा रहे हो, नकल माफिया हैं वो इतने हावी हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये कार्ड अपनी जेब में रखता हूँ, अभी भी कुछ हो जाए तो पता नहीं घर वाले उस स्थिति में हो ना हो, साथ वाले हैं तो शरीर कहीं बहुत बड़े हॉस्पिटल में, अपना जो SMS है या आसपास हॉस्पिटल में किसी काम आ जाए। बिल्कुल, है ना। नहीं, ये तो हमें तो लगता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का आलोचक होता है, आलोचनाएं वो करते रहता है। जैसे आप पे कई लोग कह रहे थे कि ये राजनीति के लिए ऐसा स्टंट कर रहा है, लेकिन उनको वो चीज़ें याद नहीं कि जब आप 2018 में शायद किसान राहत कोष की मांग कर रहे थे, फिर उसमें भी आपने कुछ रुपए के साथ गहने वहने दिए, वो क्या घटना थी? 2018 में तो किसान आंदोलन दूर दूर तक नहीं था। बिल्कुल नहीं था, है ना। उस समय मेरी पत्नी और मैं सरकार के खिलाफ ये टीस पहले से थी क्या कि कभी किसानों के लिए, किसानों की दुर्गति हो रही है वो नहीं देखी जा रही, अब युवाओं के लिए आपसे नहीं देखा गया? सरकार के खिलाफ टीस नहीं थी, टीस जो किसान है उनकी जो परिस्थिति है उससे थोड़ा सा आहत थे, आप जो कुछ मान लीजिए। तो ये था कि जैसे किसान जैसे अचानक मान लो कि ओलावृष्टि हो गई, मौसम ख़राब होने से फसल ख़राब हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो एक तात्कालिक सहायता किसान को मिले। बिल्कुल। तो एक किसान राहत कोष जैसा कुछ हमारे दिमाग में आया। तो झुन्नू के कलेक्टर थे उस समय दिनेश जी यादव, तो उनके पास हम गए थे और हमने ये बोला था कि सर ये ज्ञापन दिया था और कि ये किसान राहत कोष के नाम से ऐसा हम चाहते हैं।
तो वो बोले कि मेरे पास तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं, मैं अपनी बात आगे तक पहुंचा दूंगा। वो लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा, उसका जवाब तो नहीं आया हमारे पास में। फिर झुंझुनू में घासीराम जी वर्मा हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, है ना, मतलब उनका नाम लेते ऐसे सर झुक जाता है मेरा। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे आए हुए थे अमेरिका से, तो वो गहने जो हैं हमने ये डिसाइड किया था कि वो राहत कोष तो बना नहीं था, तो स्टेट में अपने देश में जितने भी राज्य हैं तो उसमें हर राज्य से किसान को 50% जो गहने की राशि जो होती है वो उसमें जो स्टेट है उससे डिवाइड करके, और जो किसान के हिस्से में आता है एक किसान को हर राज्य से वो राशि दे दी जाए। बाकी जो आधा पैसा है उसका किसान राहत कोष या जैसे भी कोई NGO वगैरह बना के तो किसानों के आगे भविष्य में सहायता की जाए। तो मैं अब एक बिंदु करके यहाँ की नरड़ की एक विडो महिला थी, अच्छा, उनकी फिर हमने घासीराम जी के हाथ से चेक दिलवाया था, पहला जो दिलवाया था 11,500 के आसपास राशि थी। तो वो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब मैं जॉब में रहते हुए हर स्टेट घूम नहीं सकता, जाने कि वहाँ से फिर मैं जयपुर आ गया था, तो वो मैं हर स्टेट में जाके ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं जॉब में रहते हुए। अब मैं फ्री होके ये काम मुझे मतलब करना है। बिल्कुल, आगे समाज के लिए जी ऐसे जी, काम हाँ करना जी, वो राशि मतलब वो देनी है, वो रखी हुई वो है। अच्छा, वो अभी कुछ पेंडिंग है, वो अभी? हाँ, वो उन्हीं के लिए है वो जो था। तो ये था मतलब 2018 में। आपने इस हालात में भी बोल हिंदुस्तान से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, आंदोलन होंगे, आंदोलन की नई रणनीति आप बनाएं, सरकार आपकी मांगे जल्दी सुने, ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन झुंझुनू के लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक झुंझुनू का शौर्य चक्र विजेता, शायद आपका वो ऑपरेशन हुआ था वो छत्तीसगढ़ झारखंड के लातेर में हुआ था, उसके बाद आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। वो व्यक्ति सरकार के इस सिस्टम के से इतना परेशान होकर और बेरोजगारों की मांगों को लेकर इतना आहत हुआ कि अपना इस्तीफा देकर आ गया, पूरी जॉब नहीं की, आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए 7 दिन से अनशन पे बैठा है। तो कम से कम झुंझुनू के लोग और राजस्थान के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए। आवाज़, हक की आवाज़, हमेशा कहता हूँ कि हक की आवाज़ आप उठाओगे, सरकार अपने आप मांगने के लिए आपके पास आ जाएगी, आपकी मांग मानने को तैयार हो जाएगी। फिलहाल आप अपना आंदोलन जिस भी रणनीति के साथ कर रहे हैं, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। बोलो हिंदुस्तान को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी, आपके दर्शकों का भी।